इस दुनिया में सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा संघर्ष हमारे दिमाग के अंदर होता है। बाहर की परिस्थितियां बस उस लड़ाई को ट्रिगर करती हैं जो पहले से हमारे भीतर चल रही होती है। एक तरफ हमारे सपने होते हैं जो हमें आगे खींचते हैं, और दूसरी तरफ हमारे डर जो हमें वहीं रोक कर रखना चाहते हैं जहां हम अभी खड़े हैं। इंसान की पूरी जिंदगी इन्हीं दो ताकतों के बीच झूलती रहती है। जो डर के साथ खड़ा हो जाता है वो सुरक्षित जिंदगी जीता है, और जो सपनों के साथ खड़ा हो जाता है वो इतिहास बनाता है। आज की दुनिया पहले से ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन इंसान पहले से ज्यादा डरा हुआ है। हर दिन हम किसी न किसी की सक्सेस देखते हैं, किसी की ग्रोथ देखते हैं, किसी की लग्जरी देखते हैं, और उसी पल हमारे भीतर एक डर जन्म लेता है। डर कि कहीं हम पीछे न रह जाएं, डर कि कहीं हम एवरेज न साबित हो जाएं, डर कि कहीं हमने गलत रास्ता चुन लिया तो। यही डर धीरे धीरे हमारे सपनों की आवाज को दबा देता है, और एक दिन ऐसा आता है जब सपने बोलना ही बंद कर देते हैं। ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि डर कभी हमें सच नहीं बताता। डर हमें सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाता है। डर हमेशा फ्यूचर को डिजास्टर की तरह पेंट करता है, लेकिन सपना कभी पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। सपना बस एक दिशा दिखाता है, और शायद यही वजह है कि लोग डर पर भरोसा कर लेते हैं लेकिन सपने पर नहीं, क्योंकि डर लॉजिकल लगता है और सपना इमोशनल। हमारी सोसाइटी हमें बचपन से यही सिखाती है कि सुरक्षित रहो, रिस्क मत लो, फेल मत हो जाओ, भीड़ से अलग मत चलो। धीरे धीरे हम ये मान लेते हैं कि फेलियर सबसे बुरी चीज है, लेकिन कोई हमें ये नहीं सिखाता कि सबसे बुरी चीज फेलियर नहीं है, सबसे बुरी चीज है कोशिश ही न करना। सबसे बुरी चीज है अपने ही सपनों के खिलाफ खड़े हो जाना। अगर आप आज अपने जीवन को ध्यान से देखें तो शायद आपको एहसास होगा कि आपने कई बार अपने सपनों को नहीं छोड़ा, बल्कि अपने डर को चुन लिया। आपने वो रास्ता चुना जो आसान था, सुरक्षित था, सोशली एक्सेप्टेबल था। आपने खुद से कहा अभी नहीं, बाद में देखेंगे, जब टाइम सही होगा। लेकिन सच ये है कि डर हमेशा नया बहाना लेकर आता है, और सपना हर बार थोड़ा और कमजोर हो जाता है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया बदली उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, ज्यादा सपोर्ट नहीं था, और ज्यादा सर्टेनिटी तो बिल्कुल नहीं थी। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, अपने सपनों के साथ खड़े रहने की हिम्मत। उन्होंने डर को खत्म नहीं किया, उन्होंने डर के बावजूद कदम उठाए, और यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान में। आज जब हम सक्सेस स्टोरी सुनते हैं तो हमें सिर्फ उनका एंड रिजल्ट दिखाया जाता है, चमक, पैसा, नाम, लेगेसी, लेकिन कोई ये नहीं दिखाता कि उस सक्सेस से पहले कितनी बार डर ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, कितनी रातें सेल्फ डाउट में बीती, कितनी बार उन्हें लगा कि शायद वो गलत है। असली कहानी वहीं से शुरू होती है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री इसी अनसीन पार्ट की बात करती है। ये उस माइंडसेट शिफ्ट की बात करती है जहां इंसान ये तय करता है कि वो अपने डर के साथ खड़ा रहेगा या अपने सपनों के साथ। ये कहानी सिर्फ मोटिवेशन देने के लिए नहीं है, ये कहानी आपको अनकंफर्टेबल करने के लिए है, क्योंकि जब तक इंसान अनकंफर्टेबल नहीं होता वो चेंज नहीं करता। आज की जनरेशन के पास ऑप्शंस बहुत है, लेकिन क्लैरिटी बहुत कम है। इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन कन्विक्शन बहुत कम है। हम सब कुछ जानते हैं लेकिन कुछ भी पूरा नहीं करते, और इसकी सबसे बड़ी वजह डर है। डर कि कहीं हम गलत न साबित हो जाएं, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि अगर हमने अपना बेस्ट दे दिया और फिर भी फेल हो गए तो। लेकिन सच ये है कि डर कभी गारंटी नहीं देता कि आप सेफ रहेंगे। डर सिर्फ इतना गारंटी देता है कि आप रिग्रेट के साथ जिएंगे, और रिग्रेट वो जहर है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से मार देता है। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि डर रहेगा या नहीं, सवाल ये है कि जब डर सामने खड़ा होगा तब आप किसके साथ खड़े होंगे। इसी सवाल का जवाब हमें एक ऐसे इंसान की जिंदगी में मिलता है जिसे बार बार ये बताया गया कि वो काफी नहीं है, जिसे बार बार रिजेक्ट किया गया, जो बार बार फाइनेंशियली टूट गया, और फिर भी उसने अपने सपनों को छोड़ा नहीं। ये कहानी है उस इंसान की जिसने इमेजिनेशन को बिजनेस बना दिया, फेलियर को फाउंडेशन बना दिया, और डर को फ्यूल बना दिया। आज जिस डिज्नी को हम मैजिक, फैंटेसी और हैप्पीनेस से जोड़ते हैं, उसके पीछे एक इंसान था जिसने रियल लाइफ में डर, अनसर्टेनिटी और लोनलीनेस का सामना किया। उसकी कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि सपने देखना आसान है, उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सपनों के साथ खड़े रहना सबसे कठिन काम है। ये डॉक्यूमेंट्री आपको ये नहीं कहेगी कि सब कुछ पॉसिबल है, ये डॉक्यूमेंट्री आपको ये समझाएगी कि कुछ भी मीनिंगफुल बिना रिस्क के पॉसिबल नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्री आपको फॉल्स पॉजिटिविटी नहीं देगी, बल्कि ब्रूटल क्लैरिटी देगी, क्योंकि क्लैरिटी ही असली मोटिवेशन होती है। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपके अंदर भी कोई सपना होगा जिसे आपने दबा चुके हैं, शायद कोई आइडिया, कोई विजन, कोई इच्छा जिसे आपने प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से साइड में रख दिया है।
ये कहानी आपको इंस्पायर करने से पहले आपको कन्फ्रंट करेगी, क्योंकि जब तक आप खुद से सच नहीं बोलते तब तक कोई भी स्टोरी आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती। ये कहानी उस माइंडसेट शिफ्ट की है जहां इंसान ये तय करता है कि वो डर से गाइडेड जिंदगी नहीं जिएगा, जहां इंसान ये समझता है कि कंफर्ट जोन में रहकर कभी ग्रोथ नहीं होती, और जहां इंसान ये मान लेता है कि फेलियर कोई एंड नहीं है बल्कि डायरेक्शन है। आज की ये डॉक्यूमेंट्री एक सवाल के साथ शुरू होती है। अगर डर और सपना दोनों सामने खड़े हों तो आप किसके साथ खड़े होंगे? और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है वॉल्ट डिज्नी की जिंदगी में। हर महान कहानी की शुरुआत किसी बड़े स्टेज से नहीं होती। उसकी शुरुआत होती है एक छोटे से कमरे में सीमित साधनों के बीच और अनगिनत सवालों के साथ। वॉल्ट डिज्नी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। आज जिस नाम को हम इमेजिनेशन, मैजिक और चाइल्डहुड हैप्पीनेस से जोड़ते हैं, उस नाम की शुरुआत अनसर्टेनिटी, फाइनेंशियल स्ट्रगल और सेल्फ डाउट से हुई थी। वॉल्ट डिज्नी किसी ऐसे परिवार में पैदा नहीं हुए थे जहां रिसोर्सेज अबंडेंट हों या फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर हो। उनका बचपन जिम्मेदारियों और सीमाओं के बीच बीता, जहां सर्वाइवल पहले था और ड्रीम बाद में। लेकिन वॉल्ट के भीतर एक चीज थी जो उन्हें अलग बनाती थी। वो चीज थी कल्पना करने की आदत। वो दुनिया को सिर्फ जैसा है वैसा नहीं देखते थे, बल्कि जैसा हो सकता है वैसा देखते थे। और आयरनी ये थी कि वही इमेजिनेशन जो आगे चलकर दुनिया को बदलने वाली थी, उस समय उनकी सबसे बड़ी वीकनेस मानी गई। जब वॉल्ट ने एनिमेशन और ड्राइंग को करियर बनाने की सोची, तब सोसाइटी ने इसे सीरियस लेने से मना कर दिया। उस दौर में कार्टून्स को बच्चों का शौक माना जाता था, प्रोफेशन नहीं। और यहीं से डर ने पहली बार जोर से बोलना शुरू किया। डर ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये रास्ता सुरक्षित नहीं है, इसमें पैसा नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। डर ने उन्हें फ्यूचर का एक डरावना चित्र दिखाया, अकेलापन, फेलियर, पॉवर्टी। लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने उस डर को पूरी तरह इग्नोर नहीं किया। उन्होंने डर को सुना, समझा और फिर भी आगे बढ़ने का फैसला किया। यही वो माइंडसेट शिफ्ट था जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग डर को सुनते ही रुक जाते हैं। वॉल्ट ने डर को सुना और फिर उससे बड़ा सपना चुन लिया। उनकी पहली एनिमेशन कंपनी लाफोग्राम स्टूडियो एक एक्सपेरिमेंट थी, एक कोशिश ये देखने की कि क्या इमेजिनेशन को बिजनेस में बदला जा सकता है। शुरू में चीजें ठीक लग रही थी, लेकिन रियलिटी बहुत जल्दी सामने आ गई। क्लाइंट्स ने पेमेंट नहीं की, एक्सपेंसेस बढ़ते चले गए और स्टूडियो धीरे धीरे डूबने लगा। वॉल्ट डिज्नी ने अपनी पूरी एनर्जी, समय और विश्वास उस कंपनी में लगा दिया था, लेकिन फिर भी वो कंपनी फेल हो गई। ये वो पल था जहां डर को पूरा अधिकार मिल जाता है। पैसे खत्म हो चुके थे, एम्प्लॉयज साथ छोड़ चुके थे, कंपनी बंद हो चुकी थी। वॉल्ट डिज्नी ऑफिशियली बैंकरप्ट हो चुके थे। कई बार इंसान के पास इतना भी नहीं बचता कि वो अपने अगले कदम के बारे में सोच सके। वॉल्ट के पास तो ट्रेन टिकट तक खरीदने के पैसे नहीं थे। इस स्थिति में डर सिर्फ विस्पर नहीं करता, वो चिल्लाता है। वो कहता है, अब तो सबूत मिल गया, अब तो मान लो कि ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं था। यही वो स्टेज होती है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि फेलियर सिर्फ वॉलेट को नहीं तोड़ता, वो आइडेंटिटी को तोड़ता है। इंसान खुद से पूछने लगता है, क्या मैं सच में कैपेबल हूं? क्या मैंने खुद को ज्यादा समझ लिया था? क्या सोसाइटी सही थी? वॉल्ट डिज्नी भी इंसान थे, उनके मन में भी ये सवाल आए होंगे। लेकिन उन्होंने एक गलती नहीं की, उन्होंने फेलियर को फाइनल वर्डिक्ट नहीं माना। वॉल्ट डिज्नी ने फेलियर को फीडबैक की तरह देखा। उन्होंने ये नहीं पूछा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने पूछा मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यही सवाल इंसान को विक्टिम माइंडसेट से क्रिएटर माइंडसेट में ले जाता है। यही वो जगह होती है जहां डर और सपना फिर आमने सामने खड़े होते हैं। डर कहता है अब तो वापस नॉर्मल लाइफ में लौट चलो। सपना कहता है एक बार और कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार बेहतर। लॉस एंजलिस पहुंचने के बाद वॉल्ट डिज्नी ने फिर से शुरुआत करने की कोशिश की। उनके पास कोई बड़ा नेटवर्क नहीं था, कोई पावरफुल सपोर्ट सिस्टम नहीं था। उन्होंने जॉब ढूंढनी शुरू की ताकि समहाउ सर्वाइव कर सकें। उन्हें एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम मिला, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया। कारण वही पुराना, इमेजिनेशन की कमी। ये रिजेक्शन सिर्फ नौकरी का नहीं था, ये उनके कोर टैलेंट का रिजेक्शन था। ये वो रिजेक्शन था जो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकता था। जब आपको ये बताया जाए कि जिस चीज को आप अपनी ताकत मानते हैं वही आपकी कमजोरी है। इस स्टेज पर ज्यादातर लोग खुद पर शक करने लगते हैं। वो अपने ड्रीम्स को अनरियलिस्टिक मानने लगते हैं। वो खुद को कन्विंस करने लगते हैं कि शायद उन्हें प्रैक्टिकल बन जाना चाहिए। लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने एक फंडामेंटल डिसीजन लिया। उन्होंने तय किया कि वो उन लोगों की बात नहीं मानेंगे जो उनकी विजन देख ही नहीं सकते। उन्होंने ये समझ लिया था कि दुनिया पहले समझती नहीं है, बाद में अपलॉड करती है। अगर हर नया आइडिया सोसाइटी को इमीडिएटली कंफर्टेबल लगता तो कोई रेवोल्यूशन कभी नहीं होता।
यहीं से वॉल्ट डिज्नी का माइंडसेट और भी स्पष्ट होने लगा। उन्होंने समझ लिया कि डर हमेशा अप्रूवल मांगता है, लेकिन सपना परमिशन नहीं मांगता। डर चाहता है कि पहले गारंटी मिले फिर कदम उठाओ। सपना कहता है कदम उठाओ, रास्ता बन जाएगा। वॉल्ट ने उस आवाज को चुना जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए कह रही थी, भले ही रास्ता धुंधला था। इस फेज में वॉल्ट डिज्नी अकेले थे, फाइनेंशियली कमजोर, इमोशनली एग्जॉस्टेड और सोशली अनसपोर्टेड। लेकिन यही वो फेज था जिसने उनके कैरेक्टर को शेप किया, क्योंकि जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तभी वो सबसे ज्यादा फ्री होता है। डर का सबसे बड़ा हथियार होता है लॉस, और वॉल्ट उस स्टेज पर पहुंच चुके थे जहां लॉस का डर खत्म हो चुका था। यही वो माइंडसेट है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएशन की नींव रखता है। जब इंसान डर से नहीं, पॉसिबिलिटी से डिसीजन लेने लगता है, जब वो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि फेलियर एंड नहीं है बल्कि प्रोसेस का हिस्सा है। वॉल्ट डिज्नी की कहानी का ये हिस्सा हमें ये सिखाता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है, और जो इंसान अपने अंदर की उस लड़ाई में अपने सपनों के साथ खड़ा हो जाता है, वही आगे चलकर दुनिया को कुछ नया देता है। ये सिर्फ वॉल्ट डिज्नी की कहानी नहीं है, ये उस हर इंसान की कहानी है जो शुरुआत में हारा है, रिजेक्ट हुआ है और फिर भी रुका नहीं है। ये उस स्टेज की कहानी है जहां ज्यादातर लोग क्विट कर जाते हैं और कुछ लोग लेजेंड बनना शुरू करते हैं। जब इंसान बार बार टूटता है, तब दो रास्ते होते हैं। या तो वो अपने सपने को अनरियलिस्टिक मानकर छोड़ देता है, या फिर उसी सपने को इतना जरूरी बना लेता है कि डर मीनिंगलेस हो जाए। वॉल्ट डिज्नी ने दूसरा रास्ता चुना। लॉस एंजलिस में नई शुरुआत आसान नहीं थी। उनके पास पैसा नहीं था, पहचान नहीं थी और इंडस्ट्री में क्रेडिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन उनके पास एक चीज थी जो धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदल रही थी, अपने इमेजिनेशन को जिंदा रखने की जिद। इस फेज में वॉल्ट डिज्नी ने एक बात साफ समझ ली थी, अगर वो दूसरों के भरोसे रहेंगे तो बार बार टूटेंगे। इसलिए उन्होंने कंट्रोल अपने हाथ में लेने का फैसला किया। उन्होंने एनिमेशन को सिर्फ कला नहीं, एक सिस्टम की तरह देखना शुरू किया। कैसे कैरेक्टर्स मूव करते हैं, कैसे इमोशंस दिखते हैं, कैसे ऑडियंस कनेक्ट करती है। उन्होंने हर डिटेल पर काम करना शुरू किया। ये वो समय था जब उनका सपना सिर्फ बड़ा नहीं, ज्यादा क्लियर भी होने लगा था। लेकिन डेस्टिनी अभी और टेस्ट लेने वाली थी। वॉल्ट डिज्नी ने एक कैरेक्टर क्रिएट किया जो उनके लिए सब कुछ बदल सकता था। उस कैरेक्टर के साथ उन्होंने अपनी पहली बड़ी सक्सेस की उम्मीद लगाई। लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट में एक छोटी सी गलती ने उस कैरेक्टर के राइट्स उनसे छीन लिए। जिस क्रिएशन को उन्होंने अपने सपनों से बनाया था, वही उनसे ले ली गई। ये मोमेंट साइकोलॉजिकली डेवास्टेटिंग था। ये सिर्फ लॉस नहीं था, ये बिट्रेयल था। ये उस डर को वापस ले आया जो कहता था तुम्हारे पास कुछ भी परमानेंट नहीं है। इस स्टेज पर बहुत लोग बिटर हो जाते हैं, बहुत लोग सिस्टम को ब्लेम करते हैं, बहुत लोग क्रिएटिविटी छोड़ देते हैं। लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने इस दर्द को डायरेक्शन में बदल दिया। एक ट्रेन जर्नी के दौरान जब उनके पास ज्यादा सोचने के अलावा कुछ नहीं था, तब उनके दिमाग में एक नया कैरेक्टर जन्म लेने लगा। ये कैरेक्टर पहले वाले से अलग था। ये कैरेक्टर सिंपल था, रिलेटेबल था और इमोशनल था। यही कैरेक्टर आगे चलकर मिकी माउस बना। मिकी सिर्फ एक कार्टून नहीं था, मिकी वॉल्ट डिज्नी की मेंटल स्टेट का रिफ्लेक्शन था। बार बार गिरकर भी मुस्कुराने वाला, छोटी सी बॉडी में बड़ी उम्मीदें रखने वाला। मिकी माउस का क्रिएशन सिर्फ इमेजिनेशन का रिजल्ट नहीं था, ये रेजिलियंस का रिजल्ट था। वॉल्ट डिज्नी ने मिकी के साथ सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बनाया, उन्होंने अपने डर को शेप दे दी। उन्होंने फेलियर को डिनाई नहीं किया, उन्होंने उसे आर्ट में बदल दिया। और यहीं पर एक बहुत बड़ा माइंडसेट लेसन छुपा है। जब इंसान अपने दर्द को सप्रेस नहीं करता बल्कि एक्सप्रेस करता है, तब वो क्रिएशन बन जाता है। लेकिन मिकी माउस के साथ भी सक्सेस ओवरनाइट नहीं आई। शुरुआती दिनों में ऑडियंस लिमिटेड थी, टेक्नोलॉजी इम्परफेक्ट थी, साउंड सिंक्रोनाइजेशन एक चैलेंज था। लेकिन वॉल्ट डिज्नी परफेक्शन से ऑब्सेस थे। वो जानते थे कि अगर वो एवरेज कंटेंट बनाएंगे तो दुनिया उन्हें एवरेज की तरह ही ट्रीट करेगी। इसलिए उन्होंने रिस्क लिया। उन्होंने साउंड एनिमेशन पर इन्वेस्ट किया, जबकि इस समय ये फाइनेंशियली डेंजरस डिसीजन था। ये वही पॉइंट होता है जहां फेयर सबसे लॉजिकल लगता है। रिस्क का मतलब होता है सब कुछ खो देने की पॉसिबिलिटी। लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने रिस्क को गैम्बल की तरह नहीं देखा, उन्होंने रिस्क को विजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखा। उन्होंने समझा कि अगर सपना बड़ा है तो रिस्क भी उसी लेवल का होगा। स्मॉल रिस्क से कभी बड़े सपने पूरे नहीं होते। धीरे धीरे मिकी माउस पॉपुलर होने लगा, ऑडियंस कनेक्ट करने लगी। वॉल्ट डिज्नी को पहली बार यह एहसास हुआ कि उनका सपना सिर्फ उनका नहीं रहा, लोग उसमें खुद को देखने लगे थे। लेकिन इसके साथ प्रेशर भी बढ़ा, इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस बढ़ी, कंपटीशन बढ़ा और डर ने एक नया रूप ले लिया। क्या मैं इस सक्सेस को सस्टेन कर पाऊंगा? यहां वॉल्ट डिज्नी का ऑब्सेशन काम आया। उन्होंने सिर्फ मिकी पर स्टॉप नहीं किया, उन्होंने एनिमेशन को स्टोरी टेलिंग में बदल दिया। उन्होंने कैरेक्टर्स को सोल दी, उन्होंने फैंटेसी को डिसिप्लिन के साथ जोड़ा। स्नो वाइट जैसी फीचर लेंथ एनिमेटेड फिल्म बनाना उस समय इंसैनिटी माना जाता था। लोग इसे डिज्नीज फॉली कह रहे थे।
एक्सपर्ट्स का मानना था कि ऑडियंस 1.5 घंटे तक कार्टून्स नहीं देखेगी, लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने फिर वही किया जो उन्होंने हमेशा किया था। उन्होंने मेजॉरिटी ओपिनियन को फ्यूचर ट्रूथ मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपना घर गिरवी रखा, कंपनी को डेट में डाला, पर्सनल कंफर्ट सैक्रिफाइस किया। ये कोई मोटिवेशनल कोट वाला सैक्रिफाइस नहीं था, ये रियल फियर वाला सैक्रिफाइस था। लेकिन वॉल्ट जानते थे कि अगर वो यहां डर गए तो पूरी जिंदगी यही सोचते रहेंगे कि अगर उस समय हिम्मत कर ली होती तो क्या होता। स्नो वाइट की रिलीज ने सब कुछ बदल दिया। जो लोग हंस रहे थे वही लोग खड़े होकर अपलॉड कर रहे थे। वॉल्ट डिज्नी ने प्रूव कर दिया कि इमेजिनेशन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती, इमेजिनेशन इंसान को उसकी रियलिटी से ऊपर उठाने का जरिया होती है। उस दिन वॉल्ट डिज्नी सिर्फ सक्सेसफुल नहीं हुए, वो वैलिडेटेड हुए। लेकिन वैलिडेशन उनका गोल नहीं था, उनका गोल था मैजिक क्रिएट करना। इस फेज में वॉल्ट डिज्नी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। अब वो डर से ड्रिवन इंसान नहीं थे, वो विजन से ड्रिवन क्रिएटर थे। फेलियर अब उन्हें रोकता नहीं था बल्कि इन्फॉर्म करता था। क्रिटिसिज्म उन्हें डिस्करेज नहीं करता था बल्कि शार्पन करता था। उन्होंने समझ लिया था कि फियर कभी पूरी तरह जाता नहीं है, लेकिन उसका वॉल्यूम कम किया जा सकता है एक्शन से। ये माइंडसेट शिफ्ट एक दिन में नहीं होता, ये रिपीटेड डिसीजंस का रिजल्ट होता है। हर बार जब इंसान डर के बावजूद एक्शन लेता है, उसका ड्रीम थोड़ा और मजबूत हो जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने कोई शॉर्टकट नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ एक चीज कंसिस्टेंटली की, अपने सपनों के साथ खड़े रहे, चाहे डर कितना भी रियल क्यों ना लगे। किसी भी महान कहानी का अंत असल में अंत नहीं होता, वो सिर्फ एक रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर इस बात का कि जो कुछ भी हमने देखा वो कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि फैसलों की एक लंबी श्रृंखला थी। वॉल्ट डिज्नी की जिंदगी भी कोई फेरी टेल नहीं थी जिसे शुरुआत से ही हैप्पी एंडिंग मिली हो। उनकी जिंदगी असल में उन फैसलों का नतीजा थी जो उन्होंने डर के सामने खड़े होकर लिए। आज जब हम डिज्नी का नाम सुनते हैं तो हमें अम्यूजमेंट पार्क्स, मूवीज, कैरेक्टर्स और मैजिक दिखाई देता है, लेकिन जो दिखाई नहीं देता वो है वो इंसान जो कई रातों तक ये सोचता रहा होगा कि क्या उसने गलत रास्ता चुन लिया है। वो इंसान जो बार बार रिजेक्ट हुआ, फाइनेंशियली टूट गया और फिर भी रुका नहीं। यही वो हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग कहानी छोड़ देते हैं और सिर्फ एंड रिजल्ट को सेलिब्रेट करते हैं। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि सक्सेसफुल लोग अलग मिट्टी से बने होते हैं, कि उनके पास कोई स्पेशल कॉन्फिडेंस होता है, कोई सीक्रेट माइंडसेट होता है जो आम इंसान के पास नहीं होता। लेकिन सच ये है कि डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता, डिफरेंस लॉयल्टी का होता है। लॉयल्टी इस बात की कि जब डर और सपना आमने सामने खड़े हों तब आप किसके साथ खड़े होते हैं। आज की दुनिया में डर पहले से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो चुका है। अब डर सीधे नहीं कहता कि मत करो, अब डर लॉजिक बनकर आता है, प्लानिंग बनकर आता है, ओवर थिंकिंग बनकर आता है, कंपैरिजन बनकर आता है। सोशल मीडिया हमें हर दिन ये दिखाता है कि कौन कितना आगे है, कौन कितना पीछे, और इसी कंपैरिजन में हम अपने टाइमलाइन को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है और हर बड़े सपने की कीमत अलग होती है। वॉल्ट डिज्नी ने कभी ये नहीं पूछा कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि उनके अंदर क्या जल रहा है। और यही फोकस, यही ऑब्सेशन उनके डर से बड़ा हो गया। डर पूरी तरह गायब नहीं हुआ, लेकिन उसका कंट्रोल खत्म हो गया। यह समझना बहुत जरूरी है कि डर को खत्म करना कभी गोल होना ही नहीं चाहिए। डर इंसान का नेचुरल हिस्सा है, डर हमें अलर्ट रखता है, लेकिन जब डर डिसीजन लेने लगे तब जिंदगी छोटी हो जाती है, और जब सपना डिसीजन लेने लगे तब जिंदगी मीनिंगफुल बनती है। वॉल्ट डिज्नी की सबसे बड़ी सीख यही थी, डर को पैसेंजर की सीट पर रखो, ड्राइवर की सीट पर नहीं। आज अगर आप इस डॉक्यूमेंट्री को देख रहे हैं तो शायद इसलिए नहीं कि आप सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहते थे, शायद आपके अंदर भी कोई सवाल है जो आप लंबे समय से टाल रहे हैं। शायद कोई सपना है जिसे आपने प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से दबा दिया है। शायद आप रोज वही काम कर रहे हैं जो आपको सेफ तो लगता है लेकिन अलाइव नहीं। और यही वो मोमेंट है जहां ये कहानी आपसे बात करती है। ये आपसे ये नहीं कहती कि सब कुछ छोड़ दो, ये आपसे ये भी नहीं कहती कि रिस्क लेना आसान है। ये बस एक सिंपल सवाल पूछती है, अगर आप अपने डर के हिसाब से जिंदगी जीते रहे तो 5 साल बाद आप खुद को किस हालत में देखेंगे? और अगर आप अपने सपनों के हिसाब से डिसीजंस लेने लगे, भले ही धीरे धीरे, तो वही 5 साल आपकी जिंदगी को कहां ले जा सकते हैं? वॉल्ट डिज्नी ने कोई परफेक्ट प्लान फॉलो नहीं किया, उन्होंने बस एक चीज कंसिस्टेंटली की। उन्होंने हार के बाद भी इमेजिनेशन को जिंदा रखा। उन्होंने रिजेक्शन को आइडेंटिटी नहीं बनने दिया। उन्होंने फेलियर को फाइनल आंसर नहीं माना। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने खुद के खिलाफ खड़े होने से इनकार कर दिया।
यही असली माइंडसेट शिफ्ट होता है। जब इंसान ये तय कर लेता है कि वो अपने डर का पार्टनर नहीं बनेगा, जब वो ये समझ लेता है कि कंफर्ट जोन में रहकर कोई लेगेसी नहीं बनती। लेगेसी हमेशा अनसर्टेनिटी के पार बनती है। लेगेसी वहीं बनती है जहां इंसान को खुद पर भरोसा करना पड़ता है, बिना किसी गारंटी के। आज की दुनिया को और ज्यादा परफेक्ट लोग नहीं चाहिए। दुनिया को ऐसे लोग चाहिए जो इम्परफेक्ट होते हुए भी आगे बढ़ें, जो डर के बावजूद क्रिएट करें, जो आलोचना के बावजूद इमेजिन करें, जो फेलियर के बावजूद कोशिश करना बंद ना करें। क्योंकि हर मिकी माउस से पहले एक ट्रेन जर्नी होती है, और हर मैजिक किंगडम से पहले एक इंसान होता है जो अकेले विश्वास कर रहा होता है। शायद आपकी कहानी अभी उस स्टेज पर है जहां कुछ भी क्लियर नहीं है, जहां रिजल्ट्स दिखाई नहीं दे रहे, जहां लोग आपको समझ नहीं पा रहे। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए, आप गलत जगह पर नहीं हैं। आप प्रोसेस के उसी हिस्से में हैं जहां से कुछ भी मीनिंगफुल शुरू होता है। ये डॉक्यूमेंट्री यहां खत्म हो रही है, लेकिन सवाल अभी बाकी है। जब अगली बार डर और सपना दोनों आपके सामने खड़े हों, तो आप किसके साथ खड़े होंगे? क्योंकि अंत में जिंदगी उन लोगों को याद रखती है जो अपने सपनों के साथ खड़े रहे, जब डर सबसे ज्यादा रियल लग रहा था।